आर्टिकल 14 to 18 क्या बताता है? राइट टू इक्वालिटी। जितने भी प्रोविजंस हैं आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 सारे में बात होता है सर्टेन ग्राउंड्स का, जिसमें बहुत एक मेजर ग्राउंड है रिलीजन है। रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन क्या अलाउड है, लेकिन होता है कैसे होता है? कैसे होता है? जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, देयर इज कोटा फॉर हिंदू स्टूडेंट्स। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है, देयर इज कोटा फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स। ऐसे ढेर सारे पोस्ट हैं, ढेर सारा जगह है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम को लेके डिस्क्रिमिनेशन होता है। दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज नोन एज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, तो बेसिकली हम जो इक्वालिटी की बात करते हैं, अगर इस इक्वालिटी में एडजस्ट कर दिया जाए, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, तो हम कहाँ पहुँचते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी। समझ में आ रहा है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी? क्या इक्वालिटी का मतलब हो गया सेम सेम चीज सबको देना। ठीक है, मान लो हाँ 8 नंबर का जूता सरकार बांट रही है, ठीक, बच्चे को भी 8 नंबर का जूता, हाँ बच्चे को भी 8 नंबर का जूता, जिसका पैर 10 नंबर का है उसको भी 8 नंबर का जूता है, जिसको 8 नंबर का बनता है उसको भी 8 नंबर का जूता। क्या ये जस्टिस है? क्या ये जस्टिस है? बच्चे को क्या देना पड़ेगा? छोटे साइज का जूता, बड़े को जिसका 10 नंबर का पैर है उसको 10 नंबर का जूता। इक्वालिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि सबको एकदम इक्वल दे दो, लेकिन इक्विटी कहता है कि नहीं, एज प्रोपोर्शन टू नीड देना है। फॉर एग्जाम्पल, जब देश आज़ाद हुआ तब बहुत वल्नरेबल कंडीशन में थे एसटी, एससी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। उसके बाद फिर जो माइनॉरिटी हो गए रिलीजन के, मुस्लिम्स, पारसी, सिख्स, तो ये लोग को क्या किया जाए? अपलिफ्ट किया जाए। उसके साथ चिल्ड्रन एंड वुमेन, इनको भी अपलिफ्ट किया जाए। तो आप देखते होंगे वुमेन रिजर्वेशन, आप देखते होंगे चिल्ड्रन अगर है तो उसके लिए अलग से सीट है गाड़ी में, डिसेबिलिटी है किसी को, डिसेबल है तो उनके लिए सीट है। तो ये क्या किया जा रहा है? अगर आप बस में चढ़ रहे हैं, वुमेन का सीट है, डिसेबल का सीट है, दिस मीन्स आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। लेकिन दिस डिस्क्रिमिनेशन इज नोन एज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, अब आते हैं आगे की बात में। क्या कॉन्स्टिट्यूशन आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है? क्या आपके लिए अलग अलग लॉ है ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन? आपके रिलीजन के बेसिस पे लॉ है या फिर सारे रिलीजन का एक ही लॉ है? अलग अलग लॉ है। कौन सा लॉ अलग अलग है? कौन सा लॉ अलग अलग है? हाँ, ठीक। सरकार बात करती है इक्वालिटी के, लेकिन देयर आर रिलीजन कोड्स, कितने रिलीजन कोड हैं? कितने रिलीजन कोड हैं? कौन कौन? हिंदू कोड एंड मुस्लिम कोड। ठीक है, तो हम बात करते हैं रिलीजन कोड का। कितने कोड हैं? फर्स्ट हिंदू कोड एंड सेकेंड मुस्लिम कोड। ठीक, अब आइए, ठीक है, दो कोड है अपने पास, हिंदू कोड एंड मुस्लिम कोड। ये किस किस क्षेत्र में अप्लाई होता है, किस किस प्रोविजंस के लिए अप्लाइड है? क्या सभी चीज में है कोड्स? क्या मोटर व्हीकल एक्ट में कोड है? अगर हेलमेट पहन के हिंदू नहीं जा रहा है, सिख जा रहा है, उसके लिए अलग अलग प्रोविजन है। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे सिख जब पगड़ी लगाते हैं तो हेलमेट का जरूरत नहीं है, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है, लेकिन वो एक्सेप्शन है, मोटर व्हीकल का एक्सेप्शन है। लेकिन हम जनरल देखते हैं तो सारे जो लॉ हैं, अगर क्रिमिनल केसेस चलना है
तो क्या कोड देखेगी कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये पारसी है, अलग अलग नहीं। आइए यहाँ, ठीक है। तो मेनली किसके लिए है? मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस जानते हैं क्या? आफ्टर डाइवोर्स जो कंपनसेशन दिए जाते हैं, हस्बैंड जो कंपनसेशन देता है वाइफ को, उसको क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस। के बाद सक्सेशन। सक्सेशन जानते हैं? सक्सेशन, व्हाट इज सक्सेशन? अगले जनरेशन को पास करना। दादा की संपत्ति थी, पापा को पास हुआ, पापा की संपत्ति है, बेटे को पास हुआ, बेटे की संपत्ति अगले जनरेशन को पास होगा। तो इसके लिए अलग अलग रिलीजन में अलग अलग रूल्स है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये कोड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? कोड बनाने की जरूरत इस कारण पड़ी क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, हम किसी के कल्चर, हम किसी के बैकग्राउंड को बिना छेड़े एक ऐसा रूल बनाएंगे जो उसके लिए एप्लीकेबल होता हो, ठीक है। तो दो कोड अपने पास आता है, एक आता है हिंदू कोड और सेकेंड आता है मुस्लिम कोड। समझ में आया? क्या हिंदू कोड में कौन कौन रिलीजन है? हिंदू, हिंदू होगा, और कोई है? और कोई है? सिख और जैन और बुद्धिस्ट, ठीक। मुस्लिम कोड में क्रिश्चियन कहाँ है? क्रिश्चियन हो गए, पारसी हो गए, और भी रिलीजन है ना अपने यहाँ, वो लोग कहाँ हैं? उनका रिलीजन के लिए कोडिफाइड लॉ नहीं है। देयर इज नो कोडिफाइड लॉ अदर देन दिस 5 कम्युनिटीज, ठीक है। याद रहेगा। हिंदू कोड में कौन कौन? हिंदू, सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट, ठीक। मुस्लिम कोड में कौन? मुस्लिम। अगर क्रिश्चियन को ऐड करना हो तो किस कोड में वो ऐड होंगे? सीएससी। क्यों? हिंदू में क्यों, मुस्लिम में क्यों नहीं? पढ़ाया गया है। हाँ, याद आया क्या? हम्म? अब्राहम, ठीक है। अब्राहम किसके सोर्स है? किस रिलीजन के? क्रिश्चियन के भी हैं, मुस्लिम के भी हैं, ज्यूज के भी हैं। मतलब देयर आर मल्टीपल अब्राहिम रिलीजन्स इन दिस वर्ल्ड, जिसमें क्रिश्चियन इज आल्सो अ अब्राहमिक रिलीजन। तो अगर कोडिफाई करना हो क्रिश्चियंस को तो कहाँ हम डालेंगे? किस कोड में? हिंदू कोड में, मुस्लिम कोड में? मुस्लिम कोड में। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन इज अ अब्राहमिक रिलीजन, ठीक है। समझ में आया? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। बात हो रही है कि हमने देखा कोड्स, ठीक है। कितने कोड्स? हिंदू कोड, मुस्लिम कोड, उसके बाद फिर और जो रिलीजन है उनका कोडिफाइड नहीं है। बात एक उठ रही है जेपीएससी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेपीएससी वाले लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात उठ रही है कि एक और कोड बनाया जाए। कौन सा कोड? सरना कोड, सरना धर्म कोड। सुनते हैं क्या है वो? समझ में आया क्या है? सर यार बीत गया सब कुछ, सरना नहीं जानते? बताते हैं, ठीक है। सरना धर्म कोड, हिंदू रिलीजन है, हिंदू रिलीजन है, मुस्लिम रिलीजन है, साथ में सरना है, तो सरना क्या होगा? रिलीजन ही होगा। कॉमन सेंस की बात, ठीक है। सरना क्या है? व्हाट इज सरना? सरना इज ए रिलीजन। किसके लिए? रिलीजन ऑफ ट्राइबल पीपल्स। हम एसटी यहाँ नहीं कह रहे हैं। क्यों? ऐसा नहीं है कि केवल शेड्यूल्ड जो ट्राइब्स हैं उनका ही रिलीजन होगा।
रिलीजन इज अ सब्जेक्ट ऑफ चॉइस, रिलीजन इज ए सब्जेक्ट ऑफ चॉइस, ठीक है। आप बाय बर्थ एक हिंदू हो सकते हैं, आप बाय बर्थ एक सिख हो सकते हैं, आप बाय बर्थ एक मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन यू कैन चेंज योर रिलीजन, रिलीजन इज योर पर्सनल चॉइस। समझ में आया? सरना, बाय बर्थ कोई सरना रिलीजन का हो सकता है, बट रिलीजन इज ए पर्सनल चॉइस। हाँ ठीक है। तो ट्राइबल पीपल का रिलीजन क्या है? सरना। सबका है? क्या सभी ट्राइबल पीपल का रिलीजन सरना रिलीजन है, हाँ या ना? क्यों? हाँ, रिलीजन इज सब्जेक्ट टू चॉइस। कोई एसटी कम्युनिटी का लोग है तो किसी भी रिलीजन को अपनाना चाहता है, अपना सकता है, बट अगर हम सर्वे को देखते हैं तो मेजर पार्ट किस धर्म को अपना रही हैं? मेजर ऑफ द ट्राइबल पीपल सरना कल्चर, ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शन है, ढेर सारे एक्सेप्शन है, ठीक, क्योंकि अपने पास डाइवर्सिटी है, एसटी के भी बहुत डाइवर्सिटी है। इन झारखंड देयर आर 33 ट्राइब्स, ठीक, पूरे इंडिया में ऐसे ढेर सारे ट्राइब हैं, तो हर जितना डाइवर्सिटी होगा उतना ज़्यादा रिलीजन में मिसमैच होगा। यू कैन सी कि नॉर्दर्न हिंदूज और साउदर्न हिंदूज दोनों में मिसमैच है, आपके कल्चर में मिसमैच है, तो डाइवर्सिटी जहां होगा वहां मिसमैच होगा। सरना कल्चर में भी मिसमैच है, ठीक है। सरना धर्म कोड को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? भाई कारण, पहला कारण देयर आर मच मोर डाइवर्सिटी, इतने डाइवर्सिटी हैं, अगर सरना को जोड़ा जाए तो ऐसे छोटे छोटे और कल्चर्स निकल सकते हैं जो एसटी के डायरेक्ट रिलीजन में हो। फर्स्ट। सेकंड, सबसे बड़ा मुद्दा, हम जो हैं कोडिफाई करने जा रहे हैं इन सबको हटा के यूनिफॉर्म सिविल कोड, नाम सुने हैं? क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? सबके लिए एक जैसा लॉ, कोई हिंदू लॉ नहीं, कोई मुस्लिम लॉ नहीं, कोई सरना कोड, सरना कोड तो आया भी नहीं है, तो अगर हम दो के जगह तीसरा डालेंगे तो उसको फिर यूनिफॉर्म करने में ज्यादा दिक्कत आएगी। दो को हटाने में आसान ना है, अब तीन आ जाएगा, अब तीन को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो सरकार जिस कदम पे बढ़ रही है, सरकार किस कदम पे बढ़ रही है कि सारे लॉ को एक जैसा कर दिया जाए। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से आपका कल्चर हैम्पर होगा? क्या आपके शादी करने का तौर तरीका बदलेगा? क्या आपके डिवोर्स का तौर तरीका बदलेगा? नहीं। क्या होगा? क्या होगा? व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? हिंदू में मैरिज का अलग रूल, ठीक है, मुस्लिम में अलग रूल, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो कोई बीच का रास्ता अपनाया जाएगा, हाइब्रिड, या फिर उस रिलीजन के जो सेंटिमेंट्स हैं उसको वैसा ही वैसा रखा जाएगा? क्या सोचते हैं आप? ट्रेडिशनल ही रहेगा, चेंज तो नहीं किया जाएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड बात करता है कि आपका जो ट्रेडिशन है, आपका जो कल्चर है, वो हैम्पर नहीं किया जाएगा, बशर्ते कल्चरल हैम्पर नहीं होगा, बशर्ते कि वो किसी के ह्यूमन राइट एंड डिग्निटी को, ह्यूमन राइट एंड डिग्निटी को हैम्पर ना करता हो। आपका कोई भी प्रैक्टिस, आपका कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस अगर किसी के ह्यूमन सेंटिमेंट, किसी के ह्यूमन डिग्निटी, किसी के ह्यूमन राइट को वायलेट करता है तो उन सब लॉ को खत्म कर दिया जाएगा, उन सारे लॉ को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा केस जो सपोर्ट करता है यूसीसी को, बताइए? यूपीएससी 4 बार बता चुका। पैराबानो केस यूसीसी को अपलिफ्ट करता है, सबसे बड़ा केस है इंडिया का, ठीक है। किसके लिए केस था ये? अगेंस्ट मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के लिए, मुस्लिम वुमेन राइट, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट, ठीक है। किसको एबॉलिश करता है ये? एबॉलिशेस ट्रिपल तलाक, ठीक है। ट्रिपल तलाक एक प्रैक्टिस हो सकता है मोहम्मडन कल्चर में, बट ये हैम्पर कर रहा था
ह्यूमन राइट एंड डिग्निटी को। तो सरकार ने इसको क्या किया, अबॉलिश कर दिया। ठीक है, ऐसे और भी प्रोविजंस देखे जाएंगे जो हिंदू में एंड मुस्लिम में कलेक्टिवली अगर कुछ वैसा प्रैक्टिस हो रहा है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, अबॉलिश कर दिया जाएगा, एक जैसा कोड का ये किया जाएगा। ठीक है, तो जब हम यूसीसी ला रहे हैं, हम किस तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, यूसीसी के तरफ, और बगल में क्या है, सरना कोड। ठीक, हम यूसीसी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, साथ में है सरना कोड। इसका मतलब हो गया कि आप डाइटिंग भी करना चाहते हैं और साथ में बर्गर भी खाना चाहते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल दे रहे हैं, आप डाइटिंग भी करना चाहते हैं साथ में बर्गर भी खाना चाहते हो, नहीं हो सकता, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। वही हम एक तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं, हम कोड को कम करें, सिंगल कोड में लाएं, तो उसके लिए एक अलग कोड बनाना सरकार उसको इसी कारण डिले कर रही है। न्यूज आर्टिकल में क्या आता है, अब जो आदिवासी हैं, अब जो आदिवासी हैं उनको हमको किसी न किसी कोड में इंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम किस कोड में इंटर करेंगे, क्या अलग कोड तो उनके लिए बना नहीं रहे हैं, किस कोड में इंटर करेंगे, या तो हिंदू कोड में या तो मुस्लिम कोड में। ठीक है, अब ज्यादातर जो प्रोविजंस हैं आदिवासी के वो हिंदू से मिलते जुलते हैं। ठीक है, जैसे बुद्धिस्ट को क्यों जोड़ा गया हिंदू कोड में, क्योंकि उनके ज्यादातर कल्चरल ये जो हैं वो किससे मिलते हैं, हिंदू से। अगर क्रिश्चियन को, अभी जैसे बताएं, अगर क्रिश्चियन को जोड़ा जाए, कल के डेट में अगर हो कि क्रिश्चियन को भी कोडिंग कर दिया जाए तो किस में कोड होंगे, मुस्लिम में। ठीक है, समझ में आया। यहाँ देखिए सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, अगर याद रहता तो ठीक है, नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं। ठीक है, persons professing the Buddhist, Sikh and Jain religion or person professing the Hindu religion in any of its form or development including, यहां से देखिएगा ये नया जुटा, इंक्लूडिंग में क्या है, वीर शैवाज, वीर शैवाज, हो सकता है आप लोग नहीं जानते हो, हम भी नहीं जानते हैं क्या है, लेकिन ये क्या है, ग्रुप है, कोई रिलीजियस ग्रुप है। इंडिया इतना बड़ा क्षेत्र है, हम जानते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन, नहीं, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन, उसके अलावा नहीं जानते, लेकिन देयर आर मेनी ऑफ द रिलीजन्स, छोटे छोटे रिलीजन हैं। ठीक है, तो उसी में कोई एक रिलीजन है जिसका नाम है वीर शैवाज। ठीक, लिंगायत, कौन सा, लिंगायत, क्या है ये, रिलीजन, रिलीजन एंड आदिवासी। ठीक है, आदिवासी का रिलीजन करना। वैसे इनका भी कुछ हो सकता है, हम इस पर रिसर्च किए नहीं है, हो सकता है आप देख लीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर सेम भी लिख दीजिएगा चलेगा। ठीक है, ज़्यादा पूछेगा आदिवासी के बारे में। ठीक, अब ये तीनों में जो फॉलो करते हैं किसको, ब्रह्मो समाज, जानते हैं ब्रह्मो समाज, जानते हैं ब्रह्मो समाज, कुछ समाज है वैसा, बस बाद में पढ़िएगा, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा तो आप ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया, क्या है नहीं है समझिएगा। कुछ एक ग्रुप है जिसको लोग ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर ब्रह्मो समाज प्लाजा चौक के पास है, प्लाजा चौक के पास एक कम्युनिटी है, वहाँ जाइए रजिस्टर कराइए, तो वो ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज एंड आर्य समाज। ठीक, और स्वामी नारायण संप्रदाय, समझ में आया क्या, वीर शैवाज, लिंगायत, आदिवासी। ठीक, ये लोग का रिलीजन अलग हो सकता है, ये कम्युनिटी का नाम है, रिलीजन अलग हो सकता है, मैं रिलीजन का नाम नहीं जानता हूँ। ठीक, आदिवासी का रिलीजन का नाम जानता हूँ, सरना। ठीक, ये अगर फॉलो करते हैं किस समाज को, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या स्वामी नारायण संप्रदाय के हो, तो वो डिम्ड हैं, डिम्ड टू बी हिंदू, दे आर हिंदू। मतलब सरना धर्म कोड के हर पर्सन को हिंदू कोड में नहीं डाला गया, किसको डाला गया, जो फॉलोवर हैं ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज एंड स्वामी नारायण संप्रदाय के, उनको किस में ऐड कर दिया गया, समझ में आया। एक और कॉन्सेप्ट, 15 अगस्त का भाषण सुने, 15 अगस्त का भाषण पीएम मोदी सुने, ठीक, नहीं सुने, आर्टिकल कौन सा है, यूसीसी 44, 44 क्या है, फंडामेंटल राइट, क्या है, डीपीएसपी। ठीक है, आर्टिकल
44 क्या है? डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब डायरेक्शंस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब डायरेक्शंस। आपको डायरेक्शन दिया जा रहा है, हम बैठा के आपको यहाँ डायरेक्ट करेंगे कि ऐसे ऐसे पढ़िए, पढ़ना नहीं पढ़ना आपका जिम्मा, ठीक। वैसे डीपीएसपी डायरेक्ट कर रहा है सेंटर किसको, क्या कॉन्स्टिट्यूशन किसको, किसको, स्टेट को, क्या कि वेलफेयर स्टेट की तरफ आगे बढ़ना है। इसमें वेलफेयर स्टेट की तरफ आगे बढ़ने में एक प्रोविजन है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इट मीन्स कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो स्टेट का वेलफेयर और अच्छे से हो सकता है, दंगे कम होंगे, लोग कम लड़ेंगे, आपसी विवाद कम होगा। कोड लॉ जो है, हाँ लॉ जो है वो सबके लिए यूनिफॉर्म रहेगा। बहुत सारे ऐसे चीज है, खुद सोचिए, हम नहीं बताएंगे, ठीक है, खुद सोचिए। अब आते हैं हम, आज तक क्या पढ़ते थे? यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था, नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंट से जुड़ा है, लोगों का सेंटिमेंट से जुड़ा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी हिंदू मुस्लिम को अलग करके एक यूनिफॉर्म किया जाए, इसको एक नया टर्म दिया गया। क्या टर्म दिया गया? क्या टर्म दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं हुआ है। ये टर्म पीएम मोदी बोले, ये टर्म पीएम मोदी बोले, पेपर में लिखता है, हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए, व्हाट इज सेकुलर सिविल कोड। अगर इसका चर्चा है कहीं सेकुलर सिविल कोड का, तो ऐसा नहीं कि एकदम टेंशन में आ जाए। व्हाट इज दिस सेकुलर सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड, नया नाम। जैसे आपका नाम रानी है, घर पे कुछ और है, हो सकता है ना दो नाम, तो वैसा ही क्या हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम सेकुलर सिविल कोड। अब पढ़ते हैं सेकुलर सिविल कोड के बारे में, ठीक है। दिस इज अ मायोपिक कोडिंग ऑफ सेकुलरिज्म। क्या है? मायोपिक कोडिंग ऑफ सेकुलरिज्म। क्या होता है ये? व्हाट इज मायोपिया? क्या होता है? हाँ ठीक है। तो मायोपिक कोडिंग ऑफ सेकुलरिज्म क्यों कहा जा रहा है? कि जैसे मायोपिया हो गया, उसको हमको ठीक करना है, ठीक है, तो हम दूर की चीजों को देखने लगेंगे। तो बोला जा रहा है कि सेकुलर सिविल कोड हो सकता है कि आज के डेट में प्रॉब्लम क्रिएट करे। अगर आज यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है तो आज के डेट में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन हम आगे वाला टाइम देखते हैं, आगे का 5 साल 10 साल, तो ये बेनिफिशियल है किसके लिए? वेलफेयर स्टेट। किसके लिए? वेलफेयर स्टेट के लिए, ठीक है। धर्म क्या है, पंथ क्या है? व्हाट इज धर्म एंड व्हाट इज पंथ? धर्म और पंथ में क्या अंतर है? क्या लिखा हुआ है? पंथ, पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है, ठीक। धर्म निरपेक्ष हम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, ठीक। क्या लिखा हुआ है संविधान का उद्देशिका प्रियम्बल में? पंथ निरपेक्ष। इंग्लिश वाले के लिए आसान है, दोनों का लिए रिलीजन, दोनों के लिए रिलीजन, ठीक, दोनों के लिए रिलीजन, और दोनों के लिए अगर निरपेक्ष बोलना है तो सेकुलरिज्म, ठीक है। इंग्लिश वाले के लिए तो आसान है कि हाँ सेकुलरिज्म हम बोल दिए निकल गए। हिंदी वाले के लिए क्या बोलेंगे, धर्मनिरपेक्ष कि पंथ निरपेक्ष? पॉइंट है, हम आज तक धर्मनिरपेक्ष बोलते थे, लेकिन प्रियम्बल क्या बोलता है, पंथ निरपेक्ष। क्यों लिखा गया ऐसा? थोड़ा अलग लगे, थोड़ा अलग लगे, आप रोटी को रोटी बोलिएगा, हम टोरसिला बोलेंगे, अलग लगे वैसा नहीं ना, तो क्यों लिखा गया? बात समझते हैं, ठीक है।
भारत है, ये हटाओ, 2 वर्ड है। कौन कौन वर्ड? एक है धर्म और एक हो गया पंथ। धर्म एंड, ठीक है। पुराना मूवी देखे हैं, बाहुबली देखे हैं, महाभारत देखे हैं, कुछ भी देखे हैं, उसमें क्या बोला जाता है? युद्ध में लड़ना ही क्षत्रिय का धर्म है। कौन सा रिलीजन है वो? कौन सा रिलीजन है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, क्या क्या धर्म है? इंडिया में धर्म को जोड़ा जाता है आपके कर्म से, मतलब दैट इज योर ड्यूटी। पढ़ना आपका धर्म है, इसका मतलब ड्यूटी। लर्निंग इज योर ड्यूटी। तो हम इसको क्या से जोड़ते हैं? एसेंस, ट्रूथ, रियलिटी, ड्यूटी, ये सब चीज से जोड़ते हैं धर्म को। धर्म को क्या चीज से जोड़ते हैं? एसेंस हो गया, ट्रूथ हो गया, है ना। सच बोलना धर्म है, समझ में आया? अब पंथ क्या हो गया? दिस इज रिलीजन, दिस इज रिलीजन। रिलीजन बोले तो पंथ, मतलब धर्म नहीं, रिलीजन बोले तो पंथ, ठीक है। अगर कोशिश करेंगे आप लोग लिखने का, तो अगर पंथ निरपेक्ष लिखिए कहीं, ज्यादा अच्छा है। पंथ निरपेक्ष लिखिए, ज्यादा अच्छा है। पंथ निरपेक्ष का मतलब दैट पार्टिकुलर रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन जो बोलते हैं, दैट इज धर्म लिखते हैं, ठीक है, सही है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। बट ज्यादा अप्रोप्रिएट, जैसे पूजा करते हैं, पानी लाओ नहीं बोला जाता है, जल लाओ। पानी लाओ भी बोला जा सकता है, लेकिन जल क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस सेंस में जल ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। गंगा जल बोलते हैं, गंगा पानी बोलते हैं, क्यों? पानी और जल तो एक ही ना है, गंगा पानी क्यों नहीं बोलते? बात तो एक है। वैसा ही धर्म और पंथ सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट जाएंगे तो हम पंथ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि संविधान बोलता है। भारत में क्या है? भारत में क्या है? सेकुलरिज्म कैसा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? दो चीज, हम दो चीज समझते हैं, ठीक है। पंथ निरपेक्ष, सेकुलरिज्म, दो टाइप का हो सकता है। पहला कॉन्सेप्ट हो गया निगेटिव सेकुलरिज्म, जैसे फ्रांस में होता है, ठीक। और दूसरा हो गया पॉजिटिव सेकुलरिज्म, जैसा इंडिया में होता है। मतलब कि नेगेटिव सेकुलरिज्म का मतलब हो गया स्टेट इज नॉट बाउंड टू मेंटेन एनी ऑफ द रिलीजन इन द एरिया, ठीक। मतलब कि ना कोई मंदिर है, ना कोई मस्जिद है, कुछ भी नहीं। अगर आप अपना रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप अपना रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं, अगर घर में पूजा करना है, नमाज करना है, घर पे कीजिए, दरवाजा बंद करके कीजिए, बाहर निकलिए तो कुछ भी नहीं, ठीक। क्रॉस टांग के चल रहे हैं, नहीं। दिस इज कॉल्ड निगेटिव सेकुलरिज्म, जो फ्रांस में होता है, ठीक है। अपने यहाँ क्या है? पॉजिटिव सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? किसी धर्म को या तो छोड़ दो पूरा, किसी भी धर्म को मोटिवेट मत करो, किसी भी धर्म से मतलब ही नहीं रखना है, वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट हो गया। अपने यहाँ क्या है? सारे धर्म को रेस्पेक्ट के साथ एक समान देखना है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव सेकुलरिज्म, ठीक। क्या हेमंत सोरेन, कोई भी मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, जा रहे हैं, क्या वो सेकुलरिज्म है या नहीं है? आप बताइए। या पीएम मोदी, अयोध्या मंदिर का उद्घाटन हुआ, वो गए, पूजा किए, क्या वो सेकुलरिज्म है या फिर नहीं है? है, ठीक। क्यों सेकुलरिज्म है? क्योंकि स्टेट हमेशा अपलिफ्टमेंट ऑफ
रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए भी काम करता है। स्टेट खुद बोलता है कि मंदिर के लिए भी ट्रस्ट बनता है, मस्जिद के लिए भी ट्रस्ट बनता है। व्हाट इज वक्फ बोर्ड, व्हाट इज मंदिर ट्रस्ट वगैरह जो है, ठीक है। तो सरकार खुद अपलिफ्ट करना चाहता है, मंदिर बने, मस्जिद बने, ठीक। लेकिन गलत क्या है कि अगर कोई भी पॉलिटिशियन है वो किसी एक धर्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, ये गलत है। हाँ, मंदिर का इनॉग्रेशन है, जाइए, कोई दिक्कत। मस्जिद का इनॉग्रेशन है, जाइए, कोई दिक्कत। चर्च का इनॉग्रेशन है, जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारे धर्म को अपलिफ्ट कर सकते हैं, ठीक। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज पॉजिटिव सेकुलरिज्म, जो इंडिया में प्रैक्टिस होता है। बट अगर कोई भी मंदिर, मस्जिद या चर्च बन रहा है फ्रांस में और वहां के मिनिस्टर जा रहे हैं उसको उद्घाटन करने, तो ये वहां पर नहीं चल, ठीक है। वहां टीका लगा के असेंबली नहीं जा सकते, यहाँ जा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ देखिए, ठीक है। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? 1930s में दिए, 1930s में। कौन दिए? कौन दिए? क्या कॉन्सेप्ट? सर्वधर्म समभाव, देख लीजिएगा उसका स्पेलिंग, समभाव। ये किस उपनिषद से लिया गया है, सर्वधर्म समभाव? क्या वही होगा? कुतुब मीनार को इंग्लिश, संस्कृत का वर्ड है ना, एज इट इज लिखा है। सर्वधर्म समभाव मतलब सारे धर्म को एक समान देखना है। किस उपनिषद से लिया गया है? किसी उपनिषद से नहीं लिया गया, गांधी जी दिए, ठीक है। इसका मतलब, ऑल पाथ्स लीड टू सेम, मतलब आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं एज ए हिंदू, एज ए मुस्लिम, एज ए क्रिश्चियन, एज ए सिख, एज ए बुद्धिस्ट, कोई भी, ठीक है, कोई भी पाथ आप चुनते हैं वो सेम डेस्टिनेशन, ठीक। रास्ते अलग हो सकते हैं, मंजिल एक है। किसी का सॉन्ग में भी है ना, रास्ते सबके अलग हो सकते हैं, मंजिल सबकी एक। नहीं सुने? ऑल पाथ लेड टू सेम डेस्टिनेशन का मतलब सर्वधर्म संभाव, सारे जो रिलीजन हैं उनका डेस्टिनेशन सेम है, एक ही डेस्टिनेशन को प्राप्त करना चाहते हैं, दैट इज मोक्ष। बुद्धिस्ट, जैनिज्म, कोई भी फिलोसफी पढ़िएगा, अल्टीमेट गोल इज मोक्ष। समझ में आया? आप क्यों पूजा पाठ करते हैं? एक कोई केस जो अपलिफ्ट करता है इस पॉजिटिव सेकुलरिज्म के आइडिया को, यूसीसी के आइडिया को, एफआर और डीपीएसपी के बीच के रिलेशन को, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे, ठीक। लाने के बाद किसी का फंडामेंटल राइट ब्रीज हो रहा है, एब्रीज हो रहा है, ठीक। तो इसके बीच के रिलेशन के लिए कोई केस है कोर्ट का जो दर्शाता है कि नहीं देयर इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी? कौन सा? क्या दिखाता है? एफआर एंड डीपीएसपी के म्यूचुअल, ठीक। समझ में आ गया? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो?